निकोला टेस्ला विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशाल ज्ञान की वजह से सर्बिया में 1856 में पैदा हुए वैज्ञानिक निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। वह 8 भाषाएं बोल सकते थे, पूरी तरह से एक पठन के साथ पूरी किताब पढ़ते थे। एक बार उन्होंने सिर्फ चित्र देखकर पूरा उपकरण बना दिया था। उनके बारे में एक अजीब तथ्य यह था कि वे आजीवन ब्रह्मचारी थे। टेस्ला ने अपने द्वारा लगभग सभी चीज़ें विकसित की थी और इसके बाद से किसी भी विषय को उजागर नहीं किया गया। उनकी खोजों को नए समय के अन्य वैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। टेस्ला ने एडिसन से पहले करंट का आविष्कार किया था। टेस्ला के सभी विचारों का इस्तेमाल कर मार्कोनी को रेडियो की खोज के लिए महान पुरस्कार मिला। एक्सरे द्वारा रोंटजेन, राडार द्वारा वाटसन वॉट ने ऐसे कई बड़े बड़े आविष्कार किए जो टेस्ला के सिद्धांतों पर आधारित थे। लगभग कुछ भी ऐसा नहीं था जो टेस्ला ने नहीं बनाया। रिमोट कंट्रोल, नियन बिजली, आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, भूकंप मशीन टेस्ला के बेहतरीन आविष्कार हैं। वह एक सच्ची प्रतिभा वाले इंसान थे। हालांकि उनके अधिकांश विचार और आविष्कार या तो कॉपी कर लिए गए थे या चोरी कर लिए गए थे या किसी ने ले लिए थे। उनके अविश्वसनीय दिमाग ने अपने आविष्कारों के साथ क्रांति पैदा कर दी थी। वे भविष्य के विचारक थे और बहुत से लोगों ने लिखा है कि उनका दिमाग किसी भी तरंग दैर्घ्य पर काम करता था। हालांकि वह एक होटल के कमरे में दुर्भाग्य से मर गए और 1943 में उनकी मृत्यु के 2 दिनों के बाद उन्हें मृत पाया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका परिवार उनके जन्म के एक ही वर्ष बाद म्यूनिख में रहने लगा था। जर्मनी के अलावा वे स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहां के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर अल्बर्ट आइंस्टीन अमेरिका चले गए। वहीं 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 76 वर्ष के थे। शव परीक्षक डॉक्टर ने आइंस्टीन की आंखों और मस्तिष्क को यह जानने के लिए अंत्येष्टि से पहले ही निकाल लिया कि उनके मस्तिष्क की बनावट में कोई असाधारण प्रतिभा का कोई रहस्य तो नहीं छिपा। उनके परिजनों ने मस्तिष्क के साथ इस प्रयोग की अनुमति दे दी थी, पर ऐसी कोई असाधारण संरचना उनके मस्तिष्क में नहीं मिली। मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा शिकागो के नेशनल म्यूजियम ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में आज भी सुरक्षित रखा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 20वीं सदी का ही नहीं बल्कि अब तक के सारे इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। सैद्धांतिक भौतिकी, विशेषकर प्रकाश के इलेक्ट्रिकल प्रभाव के नियमों संबंधी उनकी खोजों के लिए उन्हें 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम को जिस चीज ने अमर बना दिया वह था उनका सापेक्षता का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन के मुताबिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उसकी अपेक्षा स्थिति परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 1907 में प्रतिपादित उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कहा गया। आइंस्टीन को दुनिया का सबसे महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक माना जाता है। मैन ऑफ सेंचुरी में भौतिकी के कुछ शानदार काम हैं जो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित करने में उनके योगदान के लिए आधुनिक भौतिकी का उन्हें पिता बनाते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जिस पर बॉम्ब आधारित होता है, आइंस्टीन के सिद्धांत से ही प्राप्त हुआ है। 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिक में से एक आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, जिन्होंने CR में वैज्ञानिकों को भी चुनौती दी। वैज्ञानिक प्रगति के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रतिभाशाली दिमाग दुनिया के लिए अपरिहार्य परिवर्तन का कारण है। अपनी बुद्धि के साथ साथ वे अपने छेड़खानी वाले व्यवहार से भी एक सेलिब्रिटी थे जो किसी भी महिला को आसानी से प्रभावित कर सकता था। 10 मई 1933 को हिटलर के प्रचार मंत्री योजेफ गोयबेल्स ने हर प्रकार के यहूदी साहित्य की सार्वजनिक होली जलाने का अभियान छेड़ दिया। आइंस्टीन की लिखी पुस्तकों की भी होली जलाई गई। जर्मन राष्ट्र के शत्रुओं की एक सूची बनाई गई जिसमें उस व्यक्ति को $5000 का पुरस्कार देने की घोषणा की गई जो आइंस्टीन की हत्या कर देगा। ये
घोषणा उस वक्त हुई जिस वक्त आइंस्टीन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर काम कर रहे थे। आइंस्टीन की पहली पत्नी मिलेवा मारिच सर्बिया की थी। दोनों बर्न में अपनी पढ़ाई के दिनों एक दूसरे से परिचित हुए थे। उनके 2 पुत्र थे, हांस अल्बर्ट और एडुआर्ड। शादी से पहले की दोनों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था लिजरिल, लेकिन उसके बारे में दोनों ने चुप्पी साध रखी थी, इसलिए इससे अधिक कुछ भी नहीं पता। अपने पुत्र हांस अल्बर्ट के नाम उन्होंने जर्मन भाषा में एक बहुत ही संवेदनशील पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं गणित रूपी राक्षस के पंजे में इस बुरी तरह जकड़ा हुआ हूँ कि किसी को चिट्ठी नहीं लिख पाता। मैं ठीक हूँ, दीन दुनिया से विमुख होकर हर काम में व्यस्त रहता हूँ। निकट भविष्य में मैं यूरोप जाने की नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं वहाँ हो सकने वाली परेशानियों को झेलने में सक्षम नहीं हूँ। वैसे भी एक बूढ़ा बालक होने के नाते मुझे सबसे परे रहने का अधिकार भी तो है ही ना। आपको बता दें, आइंस्टीन ने 1922 में एक पत्र अपनी बहन माया के लिए भी लिखा था, जिसकी नीलामी 30,000 यूरो में हुई थी। आइंस्टीन द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र काफी चर्चाओं में रहा। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले अगस्त 1939 में आइंस्टीन ने अमेरिका में रह रहे हंगेरियाई परमाणु वैज्ञानिक लेओ जिलार्ड के कहने में आकर एक पत्र पर दस्तखत कर दिए। ये पत्र अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम लिखा गया था। इसमें रूजवेल्ट से कहा गया था, नाजी जर्मनी एक बहुत ही विनाशकारी नए प्रकार का बम बना रहा है या संभवतः बना चुका है। अमेरिकी गुप्तचर सूचनाएं भी इसी प्रकार की थी, इसलिए अमेरिकी परमाणु बम बनाने की मैनहट्टन परियोजना को हरी झंडी दिखा दी गई। अमेरिका के पहले दोनों बम 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिरे। आइंस्टीन को इससे काफ़ी आघात पहुंचा। अपने एक पुराने मित्र लाइनस पॉलिंग को 16 नवंबर 1954 को लिखे अपने एक पत्र में वे खेद प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं अपने जीवन में तब एक बड़ी गलती कर बैठा जब मैंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को परमाणु बम बनाने की सलाह देने वाले पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इसके पीछे यह औचित्य भी था कि जर्मन एक न एक दिन उसे बनाते। न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन 1643 में इंग्लैंड के वुलस्ट्रोप में पैदा हुए। इनके जन्म से 3 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। न्यूटन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के ही स्कूल में हुई। 12 साल की उम्र में वे पढ़ने के लिए ग्रैंथन के किंग स्कूल में चले गए और वहां एक फार्मासिस्ट के घर में रहने लगे, जिसका नाम क्लार्क था। क्लार्क एक फार्मासिस्ट था, इसलिए उसके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और न्यूटन उन्हीं की सभी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोग भी किया करते थे। क्लार्क की एक बेटी थी जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने काफ़ी उपकरण बना डाले थे, जैसे कि फ्लोटिंग लालटेन, लाइव माउस, सूर्य डॉल से चलने वाली पवन चक्की आदि। यह उपकरण उसकी बेटी को बहुत पसंद आते थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट पास कर लिया। उसके बाद वे 19 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातक करने के लिए चले गए। सन 1665 में स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। वह मास्टर की डिग्री भी वहीं से लेना चाहते थे, लेकिन वे प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उन्हें वापस अपने घर वुलस्ट्रोप लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर पर सन 1666 से 1667 तक रहे और अपने प्रयोगों का प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे। उसके बाद वे कैम्ब्रिज चले गए। वहां पर उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। सर आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण पर अपने नियम के लिए जाने जाते हैं। आइजैक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, साथ ही साथ महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष और दार्शनिक भी थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम खोजे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने लगभग 10 किताबें भी प्रकाशित की। सदी के महान वैज्ञानिक न्यूटन की मृत्यु 84 वर्ष की उम्र में सन 1727 में हुई। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस के डोल नामक स्थान में मजदूर परिवार में हुआ था। उनके पिता चमड़े के साधारण व्यवसायी थे। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि और बुद्धू कहकर चिढ़ाया जाता था। अध्यापकों की उपेक्षा से दुखी होकर लुई ने पढ़ाई तो छोड़ दी, किंतु उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे सारा संसार उन्हें बुद्धू नहीं बल्कि कुशार्ग बुद्धि मानकर सम्मानित करे। पिता द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर वे उच्च शिक्षा हेतु पेरिस चले गए।
वहीं पर वैसाको के एक कॉलेज में अध्ययन करने लगे। उनकी विशेष रुचि रसायन शास्त्र में थी। इकोल नॉर्मल कॉलेज से उपाधि ग्रहण कर पाश्चर ने 26 वर्ष की अवस्था में रसायन के बजाय भौतिक विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ किया। सन 1849 ईस्वी में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने पाश्चर को दिजोन के विश्वविद्यालय में भौतिकी पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया। एक वर्ष बाद पाश्चर स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में रसायन विज्ञान के HOD बना दिए गए। इसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष की एक लड़की थी जिसका नाम मैरी था। पाश्चर को पहली नज़र में ही मैरी से प्रेम हो गया, जिसके चलते एक सप्ताह बाद ही पाश्चर ने मैरी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैरी ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। चूंकि लुई पाश्चर एक अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने धैर्य नहीं खोया और फिर एक वर्ष बाद उन्होंने फिर से मैरी को प्रपोज किया। इस बार मैरी ने पाश्चर की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे थे वो फ्रांस के अंगूर उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थित थी। वहाँ के मदिरा तैयार करने वालों का एक दल एक दिन लुई पाश्चर से मिलने आया। उन्होंने लुई पाश्चर से पूछा कि हर वर्ष हमारी शराब खट्टी हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसकी वजह से हमारे व्यवसाय को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। लुई पाश्चर ने इसका उपाय ढूंढ निकाला। शराब से भरी हुई बोतलों को 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से शराब में से प्रदूषक तत्व निकल जाते हैं। यह उन्होंने साबित करके दिखा दिया और शराब लंबे समय तक टिकने लगी। उन्होंने पाश्चुराइजेशन नाम का सिद्धांत दिया। सन 28 सितंबर 1895 को फ्रांस में उन्होंने अंतिम सांस ली। मैडम क्यूरी को मैरी क्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा शहर में हुआ था। वो रूस की रहने वाली थी, प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और रसायन शास्त्री थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। विज्ञान की दोनों शाखाओं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला थी। मैडम क्यूरी की बड़ी बहन का नाम ब्रान्या था। उनके पिता विज्ञान के टीचर थे। पोलैंड की फ्रीडम फाइट में भाग लेने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। मैडम क्यूरी को अपने जीवन में अनेकों संकटों का सामना करना पड़ा। जब क्यूरी 11 साल की थी तब उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। बचपन में आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी बड़ी बहन के साथ पेरिस शहर चली गई। उनके पिता की नौकरी में तनख्वाह आधी कर दी गई क्योंकि वो सरकारी तानाशाही और गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। गरीबी के दिनों में क्यूरी को सिर्फ ब्रेड और मक्खन खाकर गुजारा करना पड़ता था। एक गलत निवेश के कारण उनके पिता का सारा पैसा डूब चुका था। हम सभी मैडम क्यूरी को रेडियम की खोज करने वाली वैज्ञानिक के तौर पर जानते हैं। रेडियम का इस्तेमाल कैंसर की दवाओं में किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पेंट, घड़ी की सुई, कपड़े, दवाइयों में भी किया जाता है। वो फ्रांस में डॉक्टरेट करने वाली पहली महिला बनी थी। पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने वाली पहली महिला बनी थी। यहीं पर उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो पेरिस यूनिवर्सिटी में ही भौतिकी और रसायन विज्ञान के ट्रेनर थे। उन्होंने मैडम क्यूरी को अपनी लैब में पार्टनर बना लिया था। दोनों के बीच प्यार हो गया और मैडम क्यूरी ने पियरे क्यूरी से शादी कर ली। इस वैज्ञानिक दंपत्ति ने 1898 में पोलोनियम की महत्वपूर्ण खोज की। क्यूरी दंपत्ति को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1911 में उनको रेडियम के शुद्धिकरण के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। विवाह के बाद क्यूरी ने 2 बेटियों को जन्म दिया। बड़ी बेटी आयरीन का जन्म 1897 तथा छोटी बेटी ईव का जन्म 1904 में हुआ था। 19 अप्रैल 1906 को उनके पति पियरे क्यूरी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आपको बता दें, मैडम क्यूरी की दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। बड़ी बेटी आयरीन को 1935 में केमिस्ट्री का नोबेल मिला और छोटी बहन ईव को 1965 में ही शांति का नोबेल दिया गया। क्यूरी को अमेरिका में बहुत सम्मान मिला। वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि रेडियम जैसी कीमती वस्तुओं पर क्यूरी परिवार का अधिकार होगा, पर मैडम क्यूरी ने राष्ट्रपति की बात नामंजूर कर दी। शर्त में यह लिखवा दिया कि रेडियम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया जाएगा। वो एक दयावान महिला थी।
1914 के विश्व युद्ध में पीड़ितों के लिए स्वीडन में दान किया। युद्ध के पीड़ितों के लिए क्यूरी ने अनेकों जगह एक्सरे के फ्री केंद्र खोल दिए जो बिल्कुल निःशुल्क थे। घायलों की सेवा के लिए उन्होंने अनेकों चलते फिरते अस्पताल बना डाले। उन्होंने 2 लाख से अधिक घायलों की सेवा की। फ्रांस को हमेशा प्यार किया। अपार धन होने के बाद भी क्यूरी को कभी घमंड नहीं हुआ। रेडिएशन से गिरफ्त होने के कारण 4 जुलाई 1934 में जब वो 66 वर्ष की थी, मैडम क्यूरी का निधन हो गया।